हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज का हमारा सेट जो है वो उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित प्रश्न होंगे और ये प्रैक्टिस से नंबर 4 है। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको यूपी की प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी। दोस्तों, बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में की जा रही है और ये प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। ये भी याद रखेंगे। क्लियर। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में इस पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा लखीमपुर से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें और क्या प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर जो है एक आपका दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका लखीमपुर खीरी में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर किशनपुर वन्य जीव विहार भी है। किशनपुर वन्य जीव विहार। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है, लखीमपुर, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय है। तो पूछा जाता है कि किस जिले में थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय है, वो आपका लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों, सबसे बड़ा जिला है ये। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर। तो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, और 7680 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों लखीमपुर खीरी में क्या है, यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो जनजातीय शिल्प जनजातीय शिल्प जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ का हॉकी जो है वन हॉकी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों लखीमपुर खीरी में एक गोकर्णनाथ मेला लगता है। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ जो है गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है, इस बात को याद रखेंगे। ये लखीमपुर खीरी में लगता है। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है जो कि इसका नाम है मेडुक मंदिर। ठीक है, मेडुक मंदिर। मेडुक मंदिर कहाँ है, मेडुक मंदिर। ठीक है, तो मेडुक मंदिर कहाँ है, याद रखेंगे। ये आपका लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी किस मंडल के अंतर्गत आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों लखीमपुर खीरी जो है लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत जो है आता है लखीमपुर खीरी। दोस्तों लखीमपुर खीरी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, इस बात को भी याद रखेंगे। और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्लियर, और ये इसको याद कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आजकल ये पैटर्न पूछा जाते हैं नहीं, हमको यह ध्यान देना है कि वो पूछ रहा है सुमेलित है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी होती एग्जाम में, वहाँ पर ये गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। दोस्तों विंध्याचल की अगर हम बात करें तो विंध्याचल जो है ठीक है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जो है विंध्याचल के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है, ये अपने आप में ठीक है। देवा शरीफ कहाँ पर है, देवा शरीफ दोस्तों बाराबंकी में है, ये भी बिल्कुल सही है। हस्तिनापुर जो है दोस्तों मेरठ के अंतर्गत आता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार भी है जो मेरठ जिले के अंतर्गत भी आता है, तो ये भी अपने आप में सही है। दोस्तों संगवेरपुर फैजाबाद के अंतर्गत नहीं आता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों संगवेरपुर फैजाबाद नहीं है तो फिर ये कहाँ है। संगवेरपुर जो है दोस्तों ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज। क्लियर, समझ में आया क्या है, संगवेरपुर कहाँ है, प्रयागराज में है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि मिर्जापुर है। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में दोस्तों एक विंध्यवासिनी है। विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी कहाँ है, आपका मिर्जापुर में। इसके अलावा दोस्तों मिर्जापुर में एक किला है जिसका नाम है चुनार का किला। तो चुनार किला कहाँ है, मिर्जापुर में, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है भृतहरि मंदिर। भृतहरि नहीं को भरत, इसको इस तरह से लिखेंगे,
भर्तृ हरि मंदिर, ठीक है, ये कहाँ है? ये आपका मिर्जापुर में है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, हम कहें जलाशय है, जिसका नाम है सिरसी जलाशय, ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सिरसी जलाशय कहाँ है? देखो सिरसी, मिर्ची सिरसी एक प्रोनाउंसिएशन लग रहा है ना, याद करते हैं, सिरसी मिर्जापुर जलाशय, सिरसी जलाशय कहाँ है? मिर्जापुर में, इस चीज को याद रखेंगे। एक यहाँ पर फॉल है, वाटरफॉल है, जिसका नाम है बिंडम वाटरफॉल। विंडम फॉल कहाँ है? विंडम फॉल जो है दोस्तों आपका मिर्जापुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगर दोस्तों बाराबंकी की अगर हम बात करें, तो अफीम का उत्पादन, अफीम उत्पादन में नंबर 1 जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन कहीं होता है तो वो जिला है बाराबंकी, ये याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अफीम की फैक्ट्री कहाँ है, अफीम की फैक्ट्री अगर पूछी जाए तो ये आपका गाजीपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर। और बाराबंकी में एक, इसके अलावा बाराबंकी से याद रखेंगे परिजात वृक्ष, ठीक है, परिजात वृक्ष, ये भी याद रखेंगे, परिजात वृक्ष का है बाराबंकी में, इसको भी याद रखेंगे, क्लियर। बाकी जो है बाराबंकी में और रिलेटेड जब पर्टिकुलर प्रश्न आएगा तो पढ़ेंगे। अच्छा मेरठ को देख लेते हैं। मेरठ आप जानते हैं कि खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नौचंदी मेला लगता है, ये आप जानते हैं। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। सरधना मेला की अगर हम बात करें, सरधना मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। इसके अलावा कैंची का प्रमुख उद्योग केंद्र, ठीक है, कैंची का उद्योग केंद्र कहाँ है? मेरठ में, ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक, आलमगीरपुर कहाँ है? आपका यहाँ पर मेरठ में। इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे एक परीक्षितगढ़, परीक्षितगढ़ कहाँ है? ये याद रखेंगे, परीक्षितगढ़ जो है आपका मेरठ में है। बाकी मेरठ से आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई थी? मेरठ से हुई थी, क्लियर। इसके बाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कृषि श्रम उत्पादकता है? दोस्तों आप जानते हैं कि इधर पंजाब हरियाणा इधर तरफ जो है ना कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है ना कृषि का सबसे अधिक मशीनीकरण है, मशीनीकरण या यूं हम कहें यांत्रिकीकरण, ठीक है। इधर एरिया में जो है मशीनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर उपज होती है अदर क्षेत्र की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के, क्लियर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये करंट का क्वेश्चन है, अच्छा है। भारत की पहली, क्योंकि ये भारत की पहली है इसलिए ये इस हिसाब से जो है इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग सुविधा किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की बात कर रहा है द्वारा विकसित की गई है? तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग सुविधा जो है भारत के आईआईटी कानपुर द्वारा शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आईआईटी कानपुर, कानपुर वही जहाँ पर दलहन अनुसंधान संस्थान है, सरकरा राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान है ना। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कहाँ पर? कानपुर में। जेके टेम्पल कानपुर में, जेके कैंसर संस्थान कानपुर में, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, ये 5 होगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक। मौसम के आधार पर या यूं कहें तो 3 प्रकार की फसल होती हैं, जिसमें से आपका आता है दोस्तों रबी की फसल, फिर आता है दोस्तों खरीफ की फसल और आपका आता है जायद की फसल। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो तीनों ही फसलों के बारे में जानते हैं कि कौन सी कब होती है और कब इसकी कटाई होती है। दोस्तों अगर रबी की फसल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बुवाई और फिर लिखेंगे कटाई, ठीक है। तो रबी की फसलों की बुवाई की अगर हम बात करें किस मौसम महीने में होता है, तो दोस्तों अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ में जो है रबी की जो फसलें होती हैं उनको बोया जाता है और ये परिपक्व हो जाती हैं और इनको जो है मार्च और अप्रैल मंथ में जो है इसकी कटाई कर ली जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर हम खरीफ की फसल की अगर हम बात करें
तो खरीफ की फसल को दोस्तों मई और जुलाई मंथ में इसको बुआई की जाती है, जबकि इसकी जो है सितंबर और अक्टूबर मंथ में इसकी कटाई कर ली जाती है। अगर हम जायद की बात करें, जायद जो है गर्मियों की फसलें होती हैं, तो इसमें जो है दोस्तों मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है और जून जुलाई में जो है इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, ये तो मंथ रहा। अब कौन सी फसल रबी की फसलें होती हैं, कौन सी फसल जायद की होती है और कौन सी फसल खरीफ की होती हैं, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों रबी की फसल याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप याद कर लेंगे BMW LPG। BMW जो गाड़ी है ना वो अब LPG से चलेगी। ठीक है, ऐसे याद रख लो BMW LPG। बी से दोस्तों अगर हम बात करें बार्ले, बार्ले हिंदी में कहें तो जौ। एम से दोस्तों मेज। ठीक, मेज मतलब मक्का। ये क्या है? सॉरी, एम से मेज नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। अ, मक्का तो आपकी खरीफ की फसल है। एम से है दोस्तों आपका मस्टर्ड। ठीक, मस्टर्ड मतलब सरसों। सरसों क्या है? आपकी रबी की फसल है। डब्लू से आपका दोस्तों व्हीट, गेहूं। गेहूं आपकी क्या है? रबी की फसल है। एल से दोस्तों लिनसीड। लिनसीड मतलब दोस्तों अलसी। अलसी क्या है? आपकी रबी की फसल है। पी से दोस्तों आपका पी। पी मतलब मटर। मटर आपका क्या है? रबी की फसल है। जी से दोस्तों आपका ग्राम, चना। चना आपका क्या है? रबी की फसल है। क्लियर है, याद हो जाएगा। ठीक है, BMW LPG। अगर आपको ये याद है और आपको कोई से भी पूछा जाए, एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, एटलीस्ट एक तो याद होनी चाहिए। तो रबी की फसल की तो क्या है? BMW LPG। क्लियर। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है वो याद कर लेते हैं दोस्तों। चावल जो है आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। मक्का आपकी खरीफ की फसल है। ज्वार आपकी खरीफ की फसल है। बाजरा आपका खरीफ की फसल है। ठीक है, कपास खरीफ की फसल है। गन्ना जो है दोस्तों आपकी खरीफ की फसल है। मूंगफली ये आपकी खरीफ की फसल है। बाकी जायद की फसल में दोस्तों जो पानी जिनके अंदर होता है या बीज होते हैं, ऐसी सब्जियां पाई जाती हैं, जैसे आपका ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, है ना, और आपका लौकी और आपका लोबिया इत्यादि, ये जो है ये आपकी जायद की फसलें हैं। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, इतने भी याद कर लेंगे तो एग्जाम में कर लेंगे अगर फसलों से रिलेटेड प्रश्न आता है। तो खरीफ की फसल की कब बुआई होगी? मई और जुलाई के अंत, जुलाई में जो है इसकी बुआई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में अप्रैल मई ये नहीं होगा, तो जून जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून और जुलाई इज ए राइट आंसर। मई जून जुलाई है ना, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, याद कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार में लठमार मनाया जाता है। देखो लठ मार, लठ उसने बरसा दिए, ट्रिक याद रख लो। लठ उसने क्या किए? उसने तो लट्ठों की बारिश कर दिया, उन्होंने लठ बरसा दिए। लठ बरसा दिए, बरसा दिए मतलब बरसाना। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो वो लठमार होली जो है मथुरा का जो एक स्थान है जहाँ पर नाम है बरसाना। बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, ये बात रखेंगे। इसके अलावा बरसाना में और क्या क्या चीजें हैं? बरसाना में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाडली मंदिर। लाडली मंदिर कहाँ है? लाडली मंदिर, तो दोस्तों लाडली मंदिर जो है आपका बरसाना में है। यहाँ पर दोस्तों एक आपका जयपुर मंदिर है, जयपुर मंदिर। ठीक है, जयपुर मंदिर कहाँ है? बरसाना में। रंगीला महल, रंगीला महल कहाँ है? बरसाना में है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, मानसिंह कहाँ है? मानसिंह मंदिर आपका बरसाना में। संकेत वन, संकेत वन कहाँ है? ये आपका बरसाना में, इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? यहाँ पर 7 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलेकुल उत्सव। सुलेकुल उत्सव जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन सरल है, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट कराया, वहाँ पर डिस्कशन किए हैं। तो सुलेकुल उत्सव कहाँ लगता है? ये आपका आगरा का एक उत्सव है। क्लियर, कहाँ का उत्सव है? आगरा का उत्सव है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगरा में और कौन से मेला लगते हैं दोस्तों? कैलाश मेला कहाँ लगता है?
आगरा में लगता है, इसको याद रखेंगे। आगरा में दोस्तों आपका वटेश्वर मेला, वटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर एक पक्षी विहार है, वन्य जीव विहार है, पक्षी विहार है जिसका नाम है सुर सरोवर। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? ये भी याद रखेंगे, पक्षी विहार ये आपका आगरा में है। यहाँ पर एक ताल है जो इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है कीठम ताल। ठीक, कीठम ताल कहाँ है? आगरा में है। बाकी आपको जानते हैं, यहाँ पर एतमादुल्ला, एतमा उद्दौला, एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका आगरा में है। क्लियर? इसके अलावा और क्या आगरा से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? और तो बाकी तो जानते हैं ना, यहाँ पर एक नेशनल ट्रेनिंग पैराशूट सेंटर है। अम, और आपका कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान का है आगरा में, ये हम कई बार बता चुके हैं, आप इसको सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दीवाने खास, दीवाने खास कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड जो है वो कहाँ पर है? ये दोस्तों आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना जो है दोस्तों इसकी 1974 में हुई थी। बट इसको कंफ्यूज ना करना किससे, इसको जो है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान से कंफ्यूज ना करना। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पर राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की बात कर रहा है, जबकि अगर आपका केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो ये आपका कानपुर में है। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसको याद रखेंगे। क्लियर? अब आपसे देख पूछ क्या पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी आगरा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र का एक स्टेशन है, ठीक है, वो किस जिले में है? वैसे दोस्तों आलू का अनुसंधान केंद्र का एक स्टेशन जो है वो आपका कहाँ है? मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? मेरठ में। लेकिन केंद्रीय आलू संस्थान की अगर हम बात करें, जो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला में। बट इस आलू की जो है ना टोटल 7 ब्रांच हैं, 7 शाखाएं हैं। ठीक है, जिसमें से एक शाखा जो है मेरठ में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो क्या बात थी, समझ में आए? मेरठ में अगर हम बात करें, मेरठ का मेला याद रखिए, नौचंदी मेला। रटा देंगे, बार बार याद हो जाएगा, माइंड में फिट हो जाएगा। और एक आपका सरधाना मेला। ठीक है, ये कहाँ पर लगते हैं? मेरठ में। आप जानते हैं मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैंची का उत्पाद उद्योग केंद्र, ठीक है, कैंची का उद्योग केंद्र कहाँ है? मेरठ में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर एक कृषि अनुसंधान है जिसका नाम है सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है या यूं के अनुसंधान कहाँ है? मेरठ में, इस बात को याद रखेंगे। अगर मेरठ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो दोस्तों खेल का सामान है, खेल का सामान, ये आप जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, मेरठ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत जो है वो आता है एथलेटिक्स। ठीक, एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है, इस बात को याद रखेंगे। ये आपका हवाई अड्डा है और ये आपका मेरठ में है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? मेरठ में है, इस बात को भी माइंड में कांट बांध लेंगे। यहाँ पर दोस्तों भारत स्टील रोलिंग मिल भी है। भारत स्टील
रोलिंग मिल कहाँ है? मेरठ में। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट और है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेरठ से रिलेटेड पॉइंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक की अगर हम बात करें तो ये है कहाँ? पहली बात तो ये अगर बात करें ये स्थान में कहाँ पर है? काशी आप जानते हैं वाराणसी में है। तो ये जो है वाराणसी में। इसकी स्थापना की कब बात करें, स्थापना कब हुई दोस्तों? 1921 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक की अगर बात करें, संस्थापक कौन है इसके? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है इसके संस्थापक हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों आज नाम का जो दैनिक समाचार पत्र है के संचालक भी यही है। कौन? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। क्लियर। और इस पत्र का प्रसारण कब हुआ था? ये दोस्तों जो है 5 सितंबर 1920 को प्रकाशित हुआ था। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस से किया होगा, हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया था कि किसान मित्र योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों ये 18 जून 2001 को इसकी स्थापना या प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा किसानों से रिलेटेड और कौन-कौन सी योजनाएं हो सकती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वो याद कर लेते हैं। याद रखेंगे दोस्तों अ, किसान वही योजना। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। किसान वही योजना की अगर बात करें, किसान वही योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों 1992-93 में जो है किसान वही योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे दोस्तों किसान उदय योजना की अगर हम बात करें तो ये कब स्टार्ट की गई? ये दिसंबर 2017 में जो है किसान उदय योजना की शुरू किया गया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें किसान पाठशाला योजना की अगर हम बात करें तो इसको भी जो दोस्तों दिसंबर 2017 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। तो किसान मित्र योजना जो है 18 जून 2001 में प्रारंभ की गई थी। कैसे याद करेंगे? किसानों का एक ही तो मित्र होता है केचुआ, और एक का मतलब 2001। ठीक है, एक से याद रखते हुए। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी हम करा चुके हैं, मतलब डिस्कस कर चुके हैं कई बार। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो आपका आगरा में है। ये तो आप जानते हैं। आगरा में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। क्लियर। और कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। सुलेकुल महोत्सव कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ठीक है। सुर सरोवर झील या सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में है। इस बात को भी याद रखेंगे। कीठमताल आगरा में है। क्लियर। और बाकी लेप्रोसी इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? हार्वर्ड रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। हार्वर्ड रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश किसका निवास क्षेत्र है? क्या इंडो आर्यन प्रजाति का है, आर्य द्रविडियन का है, या फिर ये आर्य मंगोलाइड का है, या स्काइथो द्रविडियन का है? तो उत्तर प्रदेश जो है ना वो आर्य द्रविडियन का एक निवास क्षेत्र है, ये याद रखेंगे। क्लियर। याद कर लेंगे। फैक्ट है कि हार्वर्ड रिस्ले ने बताया कि उत्तर प्रदेश जो है ना वो आर्य द्रविडियन का एक निवास क्षेत्र है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि फरवरी 2024 में
फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। तो श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास जो है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, और ये कहाँ पर किया गया? ये आपका संभल में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? संभल में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभल क्या करें? संभल एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? संभल जो है किस मंडल के अंतर्गत आता है, ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों संभल जो है वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है आपका संभल मंडल। अगर हम इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, ये पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, बाद में बनाया गया। तो ये कब जिला बना? तो दोस्तों ये 28/9/2011 को क्या हुआ? जिला बना। जिला बना, और किससे अलग होकर? ठीक है, तो मुरादाबाद से अलग होकर दोस्तों जो है इसको एक संभल जिला बनाया गया। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा संभल का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करें तो दोस्तों एक यूनिक ही इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को याद रखेंगे। क्या है इसका? सींग एवं अस्थि उत्पादन। ठीक है, सींग एवं अस्थि उत्पादन इसका जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा संभल में एक हिंसा हुई थी अभी रिसेंटली, उस हिंसा के लिए एक आयोग गठित किया गया है। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, करा चुके हैं। तो इस आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा। ठीक है, जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, अरोड़ा जो हैं, अरोड़ा, वो इस आयोग जो बना है उसके अध्यक्ष हैं, या कमेटी गठित की है जिनके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है जो कि कल की महोत्सव, कल की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका संभल में मनाया जाता है। बाकी संभल से में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इतना ही याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। हाँ, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? दोस्तों बुंदेलखंड नामक क्षेत्र पूछा है कि किस सीमा के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर ये आपका उत्तर प्रदेश, सपोज उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह से ही है, मान लेते हैं कि इस तरह से, तो उत्तर प्रदेश का ये जो रीजन है ना, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिले जो हैं वो क्या होता है कि वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये आप उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के इधर क्या है? मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र जो है वो किसके अंतर्गत आता है? अ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर दोस्तों हम बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ से इंपॉर्टेंट और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों 11 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 11 जिले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जिनमें कौन कौन से हैं? जिसमें से आपका है आपका ललितपुर, ललितपुर जो है इसके अंतर्गत आता है। झांसी, जालौन, ठीक है, ललितपुर, झांसी, जालौन, और आपका हमीरपुर, हमीरपुर। इसके बाद आपका वांदा, महोबा, और चित्रकूट। ये तो मेनली आते ही आते हैं। इसके अलावा प्रयागराज का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, इलाहाबाद का, या यूं कहें प्रयागराज का कुछ क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मिर्जापुर का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। सोनभद्र का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, और चंदौली का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, चंदौली। तो इस तरह से ये 11 डिस्ट्रिक्ट हो जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत 11 जिले आते हैं। दोस्तों अगर इसकी ढाल की अगर हम बात करें, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये इसकी ढाल किधर है?
तो दोस्तों इसकी ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इसीलिए तो दोस्तों बुंदेलखंड की जो नदियां हैं वो ऊपर को उत्तर प्रदेश की तरफ बहती है ना, चाहे चंबल हो, चाहे सोन हो, चाहे टोंस हो, है ना, बेतवा। ये नदियां क्या है कि ऊपर की तरफ बहती हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका ढाल जो है ना वो उत्तर की तरफ है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ इसकी ढाल है, ये याद रखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की ढाल किस तरफ है, तो दक्षिण से उत्तर। कैसे याद करेंगे? चंबल नदी आप जानते हैं कि कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब है कि उत्तर की तरफ इसकी ढाल है। ये बात याद रखेंगे। ये दोस्तों जो है ना दक्कन का पठार आपने सुना होगा नाम, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का एक ये उत्तरी विस्तार है, दक्कन का पठार का एक पार्ट है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है ये भी याद होनी चाहिए। मिसलेनियस टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा कथन निष्कर्ष में, तो ये याद होना चाहिए। यहाँ के जो औसत ऊंचाई है यहाँ के जो पहाड़ों या पठारी क्षेत्र की, वो दोस्तों 300 मीटर, 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ये याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ की नदियों की अगर हम बात करें, कौन कौन सी इस क्षेत्र की नदियां हैं? चंबल, बेतवा, है ना, इस क्षेत्र की नदी है। केन नदी, टोन नदी और टोंस नदी, ये नदियां जो है ना इस क्षेत्र की नदियां हैं और ये सभी की सभी उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोस्टली यहाँ पर दोस्तों लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। ठीक है। जिसमें से राकर या रक्कर मिट्टी हो गई, आपका पड़वा मिट्टी हो गई जिसे हम पड़वा भी बोलते हैं, ये सभी लाल मिट्टी की प्रकार की हैं। काली मिट्टी भी पाई जाती है, जिसमें से आपका मार एक काली मिट्टी है, ये यहाँ पर इस तरह से पाई जाती है। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। तो उद्योग बंधु के अंतर्गत दोस्तों उत्तर प्रदेश की 3 शाखाएं हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं याद रख लेंगे। एक होती है जिला स्तरीय, कौन सी? जिला स्तरीय। क्लियर? मंडल स्तरीय, मंडल स्तरीय। और तीसरी जो है वो है राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में पहला है, तो इसी लिहाजे से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा? तो निजी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में ये शामली डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? पहली शामली डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। कहाँ पर की जाएगी? शामली इज ए इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा टोटल कितनी पार्क बनाए जा रही हैं? टोटल टेक्सटाइल पार्क जो है उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बनाए जाएंगे, जिसमें से पहली जो है शामली में बनाई जा रही है। ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? शामली की अगर हम बात करें तो शामली डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो है 28/9/2011 को इस डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी। और ये किससे अलग होकर हुई? तो दोस्तों मुजफ्फरनगर से अलग होकर इसका जो है ये जिला बना। तो पूछा जाता है कि शामली जिला किस जिले से अलग होकर बना? तो मुजफ्फरनगर से होकर अलग बना, इस बात को याद रखेंगे। बाकी शामली से उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि कुशीनगर, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? हिरन का उद्यान है, मलगंध कुटी विहार है, तिब्बती मंदिर है, या रामाभर स्तूप। तो दोस्तों रामाभर स्तूप जो है, रामाभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुशीनगर की अगर हम बात करें, कुशीनगर यहाँ से क्या और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों कुशीनगर का अगर मुख्यालय की अगर हम बात करें, हर एक जिला का अपना मुख्यालय होता है। मोस्टली जिलों के मुख्यालय उन्हीं के नाम से होते हैं, लेकिन कुछ जिले हैं जिनके मुख्यालय उनसे हटकर हैं। ठीक है। जिसमें से आपका कुशीनगर भी, कुशीनगर के अगर मुख्यालय की अगर हम बात करें तो दोस्तों पडरौना जो है इसका मुख्यालय, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? दोस्तों अगर मंडल की अगर हम बात करें तो कुशीनगर जो है दोस्तों गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ का दोस्तों अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखेंगे और यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट देखेंगे। अगर दोस्तों कुशीनगर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो केला रेशम उत्पादन
केला रेशम उत्पादन जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। क्लियर। वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्सपोर्ट अभी याद नहीं आ रहा है, इसको अभी छोड़ के रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुशीनगर में और क्या पॉइंट बन सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है जो कि इम्पोर्टेंट है, महापरिनिर्वाण मंदिर। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? ये आपका कुशीनगर में, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बुद्ध की प्रतिमा है, तो यहाँ पर बुद्ध की शयन मुद्रा में एक प्रतिमा है। ठीक, प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब मूर्ति है। इसके अलावा कुशीनगर में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर एक माया कुंवर प्रतिमा है। ठीक है, माया कुंवर की प्रतिमा कहाँ पर है? माया कुंवर की प्रतिमा जो है दोस्तों कुशीनगर में, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राम जानकी मंदिर है। ठीक है, राम जानकी मंदिर, नाम सुनकर लग रहा है कि ये अयोध्या में होगा, नहीं। राम जानकी मंदिर कहाँ है? आपका कुशीनगर में, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ठीक है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? ये आपका कुशीनगर में है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है? यहाँ पर दोस्तों गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा केंद्र है? गेंदा सिंह गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहाँ पर है? ये आपका कुशीनगर में गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है जो कि इंपॉर्टेंट है, थाई चाइना नेपाली मंदिर। थाई मतलब थाईलैंड, चाइना नेपाली मंदिर कहाँ है? ये आपका कुशीनगर में, इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है बौद्ध महोत्सव। तो पूछा जाता है कि बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका कुशीनगर में मनाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर याद रखेंगे कि 10 मार्च 2024, ठीक करंट का क्वेश्चन है, 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो है एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है जिसका नाम है दोस्तों महात्मा बुद्ध एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो कहाँ पर किया गया है? महात्मा बुद्ध एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास किया गया है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुशीनगर से लेकर याद कर लेंगे, लिख लेंगे, और यहाँ से ही एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो ये तो सरल है, रसिया जो है दोस्तों राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। क्लियर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, और ये आज का अंतिम प्रश्न। अगला ये प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह शरीफ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, किचौछा दरगाह शरीफ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अंबेडकर नगर, ठीक, अंबेडकर नगर में स्थित है कौन सा? किचौछा दरगाह शरीफ। ये है किस पे, इसको और किस नाम से जाना जाता है? नॉन एज, इस किचौछा दरगाह शरीफ को जो है दोस्तों संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी, संत सैयद मखदूम, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है कि किस और नाम से जाना जाता है? अशरफ, संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर, बड़ा नाम है इसका, अशरफी। ठीक है, इस किचौछा दरगाह शरीफ को इनके नाम से भी, इस नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों हम अंबेडकर नगर की हम बात करें तो ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? ठीक है, मंडल की अगर हम बात करें तो ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, किस मंडल के अंतर्गत आता है?
अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है आपका अंबेडकर नगर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं? गोविंद साहब मेला। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोविंद साहब मेला, ठीक है, कहाँ पर लगता है? गोविंद साहब मेला जो है दोस्तों आपका अंबेडकर नगर में लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एकलव्य स्टेडियम भी है। एकलव्य स्टेडियम कहाँ है? ये आपका अंबेडकर नगर में, इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों लोरपुर राजा का किला, ठीक है, लोरपुर राजा का किला कहाँ है? अंबेडकर नगर में, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ का दोस्तों अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, वैसे तो अंबेडकर नगर से बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की देखें तो वस्त्र उत्पाद इसका जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन जो है स्पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थान है। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया, लोहिया का जन्म कहाँ हुआ था? अंबेडकर नगर में हुआ था, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जन्म लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपका संत कबीर नगर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, है ना, सिद्धार्थ नगर हो गया और रविदास नगर। इनका ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। ठीक, तो आप ट्रिक याद रखने की, एसकार वो जिले हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं। एसकार, एस से दोस्तों आपका क्या है? एस से आपका दोस्तों सिद्धार्थ नगर। ठीक, कैसे दोस्तों कबीर नगर, संत को यहाँ पर छोड़ दो, कबीर नगर। ए से दोस्तों अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। और आर से दोस्तों आपका है रविदास नगर, रविदास नगर। ठीक, ये वो चार जिले हैं जो पूछे जाते हैं कि इन जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा। तो आप ट्रिक से याद रख लेंगे एस कार। ठीक है, एस कार, एस से मतलब सिद्धार्थ नगर, के से कबीर नगर, ए से अंबेडकर नगर और आर से रविदास नगर। एस कार क्या याद रखेंगे? एस कार, उत्तर से दक्षिण में क्रम इन जिलों का। क्लियर? तो किचौचा दरगाह शरीफ कहाँ पर है? आपका अंबेडकर नगर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये टोटल 20 प्रश्न हैं। इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग अदर लड़कों से आगे निकल पाएंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपको अगर पढ़ने का जुनून है तो इस तरह से पढ़ें। वीडियो भले ही लंबा हो जाता है, चीज़ें इसलिए ज़्यादा बताते हैं ताकि आपको वो चीज़ें माइंड में फीड हो जाएं, घूमने लगें। क्लियर? सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।